गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भारत का भूगोल जो ये वाली जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत का जो भूगोल है। इसमें जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियों के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो एक एक करके जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी है, डायग्राम के सहारे में। और हम डायग्राम एक तो हम खुद भी बनाएंगे और इसका डायग्राम हम देखेंगे भी। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमें देखना है, जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, इसके बारे में हमें देखना है। इसके बाद जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, जिसमें आपको जो सतलुज मिलेगी, ब्यास मिलेगी, सतलुज ब्यास मिलेगी, उसके बाद झेलम मिलेगी, रावी, चिनाब भी जो आपको नदियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैप के सहारे इसमें हम जानेंगे। तो देखिए, ये मैंने बहुत सारे मैप इसमें लिए हैं आप में, जिसमें इसमें बहुत सारी आपको समझ में आएगा। तो इसमें देखिए चिनाब है, रावी है, सतलुज है, झेलम है, इंडस है, इन सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो हम ऐसा मैप बनाते हैं जो खुद से बनाया हुआ मैप के सहारे अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं भारत का मैप। तो अगर मैं भारत की मैप की बात करूं, तो भारत का मैप हम ऐसे बनाएंगे। ये ये अपना भारत का ऊपर का शुरुआती हिस्सा हो गया। अब हम इसमें जो पेन का जो कलर है, इसका साइज हम बदल ले रहे हैं, पेन के कलर के हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है सिंधु नदी को। सिंधु नदी जो प्रवेश करती है वो करती है इस वाले क्षेत्र से, ऐसे आती है ये, ऐसे ये ऐसे जाती है ये, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ एक पहाड़ पड़ता है जिसको हम कैलाश कैलाश पर्वत यहाँ पे बोलते हैं हम। इसके नॉर्थ साइड से ये निकलती है, जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल होता है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं लद्दाख। और इसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला ये पड़ती है जिसको हम बोलते हैं जास्कर। इसको हम बोलते हैं जास्कर। क्या होता है कि जो ये जिस जगह से ये भारत में प्रवेश करती है, ये जो जिस स्थान से निकलती है, इसको हम ये ख्वांगचू इसको बोल सकते हैं। ख्वांग ख्वांगचू ग्लेशियर। और इसी ख्वांगचू ग्लेशियर को हम बोल सकते हैं बोखरचू ग्लेशियर भी इसको हम बोलते हैं, बोखरचू ग्लेशियर। इससे इसका उद्गम स्थल होता है और ये जिस स्थान से भारत में ये प्रवेश करती है, इस वाली जगह को, इसको हम बोलते हैं दमचोक। दमचोक बोलते हैं इसको। और जिस स्थान से ये भारत से बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं हम चिल्लड़। ये है, जिस स्थान से ये भारत से बाहर निकलती है, इस स्थान को हम चिल्लड़ बोलते हैं। और अगर मैं इसमें आगे की बात करूं, तो ये दमचोक हो गया, चिल्लड़ हो गया। अगर मैं देखिए, ये फिर यहाँ से होती हुई ऐसे कर्व बनाती है और इसके बाद ये ऐसे जाती जाती हुई ये कराची कराची यहाँ पे है, ये पाकिस्तान में, ये अरब सागर में ये जलाशवन ये करती है। और ये क्या होता है कि ये जो इंडस जो नदी है, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं इसकी टोटल लंबाई की अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो लंबाई है, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलेगी आपको। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ही बार में आपके जो सारे जो एक ही बार अगर डायग्राम आप बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इसमें। और अभी अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली जो सभी वीडियो हैं आपको मिलती रहें। इसमें बहुत सारी नदियाँ भी आके मिलती हैं, जिसमें एक यहाँ से एक नदी आके मिलेगी, ऊपर से एक नदी आके मिलेगी जिसको हम बोलते हैं श्योक नदी। ये वाली जो नदी है इसको हम बोलते हैं श्योक नदी।
इसके उत्तर में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, इस ये पड़े होने के कारण जो इसका जो जल स्तर है कभी खाली नहीं होता, जल स्तर इसका कम नहीं होता, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर हैं लगातार पिघल रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो पानी है, पानी लगातार इसमें बना रहता है। अगर बहुत गर्मी पड़ने के बावजूद क्या होता है कि इसमें पानी बना रहता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं लगातार। तो ये है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली श्योक नदी हो गई, यहाँ से एक नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं गिलगिट नदी। गिलगिट नदी यहाँ से आके मिलती है, उत्तर साइड से आके। अगर मैं इसमें यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अफ़गानिस्तान से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं सिगार नदी। जो सिगार नदी है ये उत्तर साइड से अफ़गानिस्तान से आके इसमें मिलती है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे यहाँ से एक और जो नदी है आके मिलती है, इसको बोलते हैं हम कुर्रम नदी। कुर्रम नदी यहाँ से आके मिलती है। और एक और नदी यहाँ से आके मिलती है काबुल से होती हुई, अफ़गानिस्तान से होती हुई, जिसको हम बोलते हैं काबुल नदी। तो ये यहाँ से आके मिलती हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी, अगर मैं सहायक नदी की बात करूँ तो सबसे बड़ी सहायक नदी देखो यहाँ से एक स्टेट अपना लगता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है। एक यहाँ पे एक दर्रा आपको मिलेगा, यहाँ पे दर्रा है। दर्रा है कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है चंद्र, और इस यहाँ से एक नदी निकलती है भागा। तो जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं चिनाब नदी। और जिस स्थान पर ये मिलती हैं दोनों नदियाँ उसको बोलते हैं तांडी। तांडी जगह पर ये दोनों मिलती हैं। और इसके बाद ये फिर ऐसे होती हुई ये फिर ऐसे जाके फिर जिस स्थान पर ये मिलती हैं उसको बोलते हैं मैथनकोट। मैथनकोट पर ये मिलती हैं। और जो क्या है कि चिनाब में ही जो सतलुज है, बाकी सारी जो नदियां हैं इसमें जुड़ जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और नीचे से एक नदी यहाँ पे मिलती है इसके सिंधु के, जिसको हम बोलते हैं जास्कर नदी। जास्कर नदी इसको बोला जाता है, लेकिन ये इससे मिलती है, नीचे से आके मिलती है। और बाकी जो श्योक नदी है, गिलगिट नदी है, नॉर्थ से आके मिलती हैं, ये साउथ से आके मिलती है। और जो ये सिगार नदी, कुर्रम नदी और काबुल नदी यहाँ पे अफ़गानिस्तान से होती हुई इसमें मिलती हैं। और ये क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर नहरों का तंत्र देखा जाए तो वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब सबसे ज़्यादा पानी विसर्जन करने वाली जो नदी है सिंधु नदी है, ये आकर मिलती है। तो ये है इसमें। अगर मैं इसके बारे में हमने पढ़ा है, अब हम आगे चलते हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें जानने की इसमें कोशिश करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में मैप अब हम लेते हैं, इसके में एक एक जो पॉइंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर मैं सिंधु नदी की बात करूँ, अगर मैं सिंधु नदी के बारे में जितने भी इसके फैक्चुअल पॉइंट है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, इसका जो उद्गम स्थल है मैंने आपको बता ही दिया। उद्गम स्थल इसका कहाँ से होता है? या तो इसको बोखरचू ग्लेशियर बोल सकते हैं, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर बोल सकते हैं। और बिल्कुल इसके जहाँ से होता है इसको मानसरोवर झील भी बोलते हैं। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ये कैलाश पर्वत के उत्तर साइड में पड़ती है, तो होता है। और इसका जो अगर मैं जल आसवन इसका कहाँ करती है, जल इसका विसर्जन होता है, जल आसवन जो करती है, जल आसवन की बात करूँ तो जल आसवन ये करती है अरब सागर में। अरब सागर में ये जल आसवन करती है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूँ, कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पड़ेगी। और इसमें देखिए पाकिस्तान में लगभग ये बहती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं
तो पाकिस्तान में इसकी जो लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बहती है 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, और रिमेनिंग जो बहती है वो बहती है तिब्बत में। जो बाकी बहती है वो बहती है तिब्बत में। क्या क्या है कि सिंधु नदी किन किन देशों को प्रभावित करती है, किन किन देशों से जाती है, देश किस देशों से निकलती है। तो एक सबसे पहले उद्गम होता है इसका तिब्बत में, जो कहाँ है, चाइना में। इसके बाद ये फिर भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद पाकिस्तान होती हुई ये अरब सागर में प्रवेश करती है। ठीक है, देखो, और ये बहती कहाँ है, मैंने अभी आपको बोला था ये दो श्रेणियों के बीच में बहती है। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है ये लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, और इसमें देखो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खम्बन। इसका क्या मतलब होता है, शेरमुख इसको बोला जाता है। अगर मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सहायक नदियां हैं, देखिए जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको पंचनद बोला जाता है, पंचनद। अब इसको नाम समझ में आएगा कौन कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली नदी आने वाली है वो है झेलम, पहली हो गई। दूसरी इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है चेनाब। उसके बाद आएगी आपकी तीसरी सतलुज इसकी तीसरी सहायक नदी है। अगर मैं चौथी आगे देखूं तो रावी, और इसकी जो सबसे छोटी इसकी जो सहायक नदी है वो है ब्यास, ये है। अगर इसके अलावा कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, हम देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो चुनी हुई जो इसके अलावा जो सहायक नदियां उनके बारे में बात करते हैं। जो अलावा हैं वो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया काबुल जो नदी है वो इसकी सहायक नदी है। इसके बाद आपको जो गोमल है वो मिलेगी, गोमल इसकी सहायक नदी है। इसके बाद कुर्रम इसकी सहायक नदी है, और सिगार इसकी सहायक नदी है। अगर मैं गिलगिट की बात करूं तो गिलगिट इसकी सहायक नदी है, गिलगिट। और अगर मैं बात करूं तो सियोक इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी की अब हम बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये बड़ा लाचा दर्रा से ये निकलती है। जो अगर मैं चेनाब नदी की बात करूं तो हाँ, एक मैप ले रहे हैं, देखिए मैप के सहारे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है, ये आपको मिलेगी चेनाब नदी, ये हिमाचल प्रदेश है। चेनाब नदी, यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा इसको बोलेंगे। इसके यहाँ से एक निकलती है नदी जिसको हम बोलते हैं चंद्र, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं भागा। जब ये दोनों नदी यहाँ पे मिलती हैं तो तांडी नामक जगह में ये मिलती हैं, तांडी नामक जगह पर ये मिलेगी। तो जिसको बोलते हैं इसके बाद जो इसका जो नाम है वो हो जाता है चेनाब। यहाँ से इसका नाम जो है चेनाब हो जाता है, चेनाब नदी है, यहाँ से इसका पड़ता है। देखिए बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और चंद्र और भागा में सम्मिलित नाम इसको होता है। और एक दूसरे को कहाँ पे मिलती हैं, जो किलोंग जो जिला है, जो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है किलोंग जिला है, किलोंग जिला में ये आके दोनों मिलती हैं। तांडी नामक जगह है, यहाँ पे इसका जो उद्गम स्थल इसको माना जाता है। इस दर्रे को बड़ा लाचा दर्रा इसको हम बोलते हैं।
अगर मैं चिनाब नदी की बात करूँ तो चिनाब नदी जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है अगर मैं इसकी बात करूं। और क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी जो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई है। अगर इसकी मैं बात करूं, कुल लंबाई है 11, देखिए नहीं, इसकी जो कुल लंबाई जो भारत में है वो है 1100, ये भारत में है। और वैसे कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वैसे कुल लंबाई इसकी 1800 किलोमीटर है। 1800 किलोमीटर की कुल लंबाई है। जो भारत में जो बहती है वो है 1180 किलोमीटर, और जो इसका उद्गम स्थल है वो भी भारत में है। और इसमें देखिए यहाँ पे इसकी 3 परियोजनाएं आपको मिलेंगी। 3 परियोजनाएं इसमें कौन कौन सी मिलने वाली हैं। अगर इसमें परियोजनाएं की बात करूँ तो जो पहली परियोजना इसमें मिलेगी, दुलहस्ती परियोजना मिलने वाली है। दुलहस्ती परियोजना पहली है, दुलहस्ती परियोजना। दूसरे की और पता है, दुलहस्ती परियोजना इस नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मतलब हम जल विद्युत का जो उत्पादन है उसके देश के द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें जो इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के बारे में, उसके बारे में भी आगे आगे चल के मैं बताऊँगा। जो सेकेंड इसकी जो परियोजना चल रही है इसमें वो है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना, इससे एक भी पॉइंट, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना, एक भी पॉइंट इससे छूटने वाला नहीं है। अगर मैं तीसरी परियोजना की बात करूं तो इसमें जो तीसरी परियोजना चल रही है वो है सलाल परियोजना। और इससे इतनी बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है कि इसका जो बहुत सारा जो लाइट है वो हम जम्मू कश्मीर में इसमें पहुंचाते हैं। देखिए, और प्राचीन, देखिए अगर मैं ये बात करूं, जो चिनाब नदी को, चिनाब जो नदी है, चिनाब नदी को प्राचीन काल में हम क्या बोलते थे, इसको चंद्रभागा नदी भी कहा जाता था। चंद्रभागा नदी भी कहा जाता था, चंद्रभागा नदी भी कहा जाता था। लेकिन उसके बाद अगर वेदों में इसका जो नाम मिलता है, वेदों में नाम इसका मिलता है अस्कनी। अस्केनी इसका जो नाम है वो वेदों में मिलता है। अब हम चलते हैं दूसरी जो इसकी सहायक नदी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर दूसरी इसकी सहायक नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके हम देखते हैं झेलम। ये है झेलम रिवर। झेलम रिवर की अगर मैं बात करूं तो इसको मतलब जो इसका जो उद्गम स्थल है, देखिए उद्गम स्थल इसको शेषनाग झील बोलते हैं। शेषनाग झील या वेरीनाग झील, वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। और आगे चल के ये क्या होता है कि ये बारामूला में होती हुई ये आगे बढ़ती है। और क्या होता है कि यहाँ पे प्रवेश करती, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ने कब्जा रखा है इसको। वो अब मतलब ये आज़ाद जो कश्मीर है इसको बोलता है पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर इसको बोलता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है कि मीरपुर से होते हुए, मीरपुर जो है पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये एक मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच नदी एक बस सीमा का विभाजन भी करती है। तो ये मीरपुर में से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे है मीरपुर है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो बारामूला, आपने नाम सुना होगा, बारामूला यहीं पड़ेगा आपको। और जो बूलर झील भी इसी नदी में है, जो बूलर झील है वो आपको इसी नदी में पड़ेगी। और फिर ये आगे चल के इस वाली जगह पे ये आपको चिनाब नदी में मिल जाएगी। इस जगह को क्या बोलते हैं, झंग, या तो इसको झंग बोलते हैं या बोलते हैं त्रिमू, ये इसका नाम होता है। और जो इसमें क्या होता है कि इस नदी पे एक पाकिस्तान ने डैम बनाकर रखा है जिसका नाम है मंगला डैम। मंगला डैम बना के रखा है, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है अगर मैं बात करूं। और क्या है कि देखिए ये जो है, तो
यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई ना कि अब जो क्या होता है, झेलम नदी का जो उद्गम है शेषनाग झील बारामूला जिला से निकलती है तथा चिनाव नदी में झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान पर मिलती है। झेलम नदी किसी बासमंगलम घाटी से बहती है। अगर मैं इस घाटी का नाम बोलूँ तो इसको घाटी का नाम इसको बोलते हैं बासमंगलम घाटी बोलते हैं। पाकिस्तान के द्वारा इस पर मंगला डैम बनाया गया है जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। झेलम नदी को जो झेलम नदी है इसको हम क्या बोलते थे पहले, तो झेलम को जो वेदों में इसका नाम वो मिलता है उसका नाम मिलता है बितस्ता। इसका नाम मिलता है बितस्ता, इसका नाम मिलता है। और क्या है कि झेलम नदी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। क्या है, मुजफ्फरपुर से मीरपुर के बीच भारत की जो सीमा बनाती है। और इसमें कि देखिए यहाँ इसमें एक अपन को वो मिलेगा, एक हमें नेशनल पार्क मिलेगा। इस नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं हम, सलीम अली नेशनल पार्क आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। इसको क्या देखिए, सलीम अली वो व्यक्ति थे जो पक्षियों से बहुत प्रेम किया करते थे। इसे हम भारत का पक्षी पुरुष भी इसको हम कहते हैं। और क्या है कि यहाँ पे आपको दाचीग्राम नेशनल पार्क और ध्रुवीय भालू के लिए जो प्रसिद्ध है, इसमें आपको दाचीग्राम भी मिलेगा। दाचीग्राम नेशनल पार्क, इसमें क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर का नाम आपने सुना होगा, ध्रुवीय भालू। जो ध्रुवीय भालू हैं यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखिए, तो ध्रुवीय भालू के लिए प्रसिद्ध है और ये पता है झेलम नदी के एकदम किनारे है। अगर मैं दाचीग्राम अगर नेशनल पार्क की अगर बात करूँ, और देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक सहायक नदी है। इसकी झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। और किशन गंगा परियोजना इसकी सबसे बड़ी परियोजना भी है। इस क्या होता है कि इसमें एक परियोजना भी चलती है जिसको हम किशन गंगा परियोजना भी बोलते हैं। किशन गंगा, देखो परियोजना का सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ से अपन को एरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हमें जो बिजली है उसका उत्पादन होगा, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान से हमारी रस्सा कनी मतलब विवाद भी होता रहता है। उनका कहना होता है कि आप इसका जो यूज़ क्यों करते हैं, हमारे यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो इसको लेके है जो किशन गंगा यहाँ पे परियोजना भी है। अगर मैं किशन गंगा परियोजना की बात करूँ तो किशन गंगा इसकी परियोजना भी है। ठीक है, तो किशन गंगा इसमें परियोजना भी इसमें चल रही है। और क्या है, देखिए झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। अगर मैं पाकिस्तान में इसको बात करूं तो पाकिस्तान में झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की। देखिए सतलुज जो नदी है ये भी आपको यहाँ से इसका उद्गम मिलेगा राकस ताल या राक्षस ताल, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से उद्गम होता है और ये जो रेंज आपने देखी है जहाँ मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं कैलाश पर्वत है। वो ये है कैलाश पर्वत के उत्तर से वो इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का, और यहाँ से उद्गम होता है सतलज नदी का। तो अगर मैं सतलज नदी की बात करूँ, सतलज नदी यहाँ पे होती है, इसको हम पूर्व, देखिए इसको अगर मैं इनकी बात करूँ, सिंधु है और सतलुज है, और आगे चल के आपको हम ब्रह्मपुत्र के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं कि इनकी जो तीनों की उत्पत्ति है, जो हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही हो गई थी। तो ये है, तो इसमें ये है नदी।
तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बाद इसकी जो एक सहायक नदी है, ये सहायक नदी है, तो ये है ब्यास। तो तो देखिए ये क्या है कि ये जब यहाँ पे आपको प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से प्रवेश करती है। और इसमें अगर मैं इसकी सतलुज नदी की बात करूँ तो सतलुज नदी में आपको हाँ, सतलुज नदी में देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये है, यहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा यहाँ पे है। रोहतांग दर्रा यहाँ पे है, यहाँ से इस साइड से निकलती है इसकी रावी नदी, इस साइड से निकलती है आपकी ब्यास नदी। तो ये है, और ब्यास नदी यहाँ आके इसमें मिल जाती है सतलुज जो रिवर है इसमें आके मिल जाती है, इस वाली जगह मिलती है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे आपको जब ये भारत में प्रवेश कर जाती है तो इस वाले क्षेत्र में दो हम बांध देखते हैं। यहाँ पे एक रिजर्वायर है जिसको हम गोविंद सागर झील भी बोलते हैं, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर देखो झील इसलिए भी नाम पड़ा है क्योंकि हमने यहाँ पे भाखड़ा और नागल, भाखड़ा नागल एक ही बांध नहीं है, दो बांध है ये भाखड़ा और ये है नागल। ये भाखड़ा और नागल दो बांध इसमें हैं। और इसमें देखिए आगे चल के क्या होता है कि इसमें एक जो जिस जगह पे इसमें जो ब्यास और सतलुज आके मिलती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, यहाँ इसके बोलते हैं हरिके। हरिके डैम यहाँ पे आपको मिलेगा, हरिके नामक स्थान पर मिलती हैं, हरिके नामक स्थान पर आपको मिलेंगी। और यहाँ पे हरिके नामक एक डैम भी है, हरिके डैम, हरिके जो डैम है वो आपको यहाँ मिलेगा। जो हरिके डैम से ही आपको एक जो यहाँ से हमने नहर निकाली है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी नहर जो बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो पंजाब से राजस्थान तक ये फैली हुई है। तो यहीं से इसका उद्गम होता है हरिके डैम से। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है कि जो भाखड़ा जो ये बांध है ना, तो भाखड़ा हाँ, भाखड़ा आपको देखिए, भाखड़ा मिलने वाला है आपको हिमाचल प्रदेश में, और जो नागल मिलेगा वो आपको मिलेगा पंजाब में। तो ये है। अगर मैं इसकी बात करूं भाखड़ा किस ज़िले में है, तो रोपड़ ज़िले में आपको मिलने वाला है भाखड़ा, रोपड़ ज़िला, रोपड़ ज़िले में आपको मिलेगा भाखड़ा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत देखिए क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ से जो ये नदी मतलब नहर जो गई है, इससे क्या होता है कि राजस्थान में जो बहुत बड़ी पानी की सप्लाई की जो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, इसने बहुत हद तक इसमें मतलब इसने सहायता भी की है। और क्या देखिए, अब मैं बताऊँ, इसका जो उद्गम है राजस्थान से होता है, तिब्बत से इसका जो उद्गम है वो होता है, तथा पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले ये चिनाब नदी में जो ये चिनाब नदी आके मिलती है, चिनाब नदी अकेली है जो आगे जाके जो इसमें इंडस में मिलती है, बाकी सभी जो चिनाब नदी में आके मिलती जाती हैं। और देखिए क्या है कि मिलती हैं, इसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में ये प्रभावित होती है। और अगर मैं सतलुज नदी की बात करूं, तो सतलुज जो नदी है, सतलुज नदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और भारत में कितनी बहती है ये, भारत में बहती है लगभग 1150 किलोमीटर, ये भारत में बहती है। क्या है देखिए, सिंधु नदी की प्रमुख नदियों में सतलुज का उद्गम भारत में नहीं होता है, क्योंकि जो बाकी जो रिवर हैं, ये देखिए आपको जो चिनाब यहाँ से मिल जाएगी, फिर रावी आपकी यहाँ से मिलेगी, आपको ब्यास यहाँ मिलेगी। और जो क्या है कि सिंधु नदी का जहाँ से उद्गम होता है, लगभग उसी स्थान मतलब थोड़ी ही दूर में वो स्थान है जहाँ से सतलुज का उद्गम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिंधु नदी एक अकेली ऐसी नदी है, मतलब जो सतलुज एक अकेली ऐसी नदी है जिसका उद्गम
ये भारत में नहीं होता है, इसको लेके है। और क्या है कि गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर मैं गोविंद सागर जो डैम यहाँ पे बनाया गया है भाखड़ा की, जहाँ पर जब हम यहाँ पे डैम बनाते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको हम झील बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा डैम है कि इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुत सारा यहाँ पे आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड होती है, यहाँ पे भूस्खलन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पानी इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ के जो वातावरण में बहुत मतलब प्रभाव इसमें पड़ते हैं। और यहाँ पे लगातार बारिश भी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठे होने से यहाँ पे जो लगातार इसमें वेपराइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी बरसता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इसको लेके बहुत सारे इसमें बातें होती हैं कि एक रिजर्वायर जो है, एक जो बहुत बड़ा डैम है, भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेके बहुत बात हो रही है। तो भाखड़ा नागल परियोजना भारत की जो भाखड़ा नागल, अगर परियोजना की बात करूं तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये कब बनाई गई थी? भाखड़ा नागल जो परियोजना है हमारे देश में, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जब हमारी चली थी 1951 से 1956 के बीच में, तो उसमें ये इसमें बनवाया गया था इसको। तो इसको लेके है। हाँ, अगर मैं देखिए भाखड़ा नागल की बात करूं तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और क्या बोलते हैं वैदिक, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ब्यास के बारे में। देखिए ब्यास के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि इसका उद्गम जो है जो रोहतांग दर्रे के पास ही होता है, और हिमाचल प्रदेश में इसका जो उद्गम है वो होता है, यहाँ पर रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और क्या है कि ये सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है। और इसका जो देखिए इसका जो उद्गम है और जो जल विसर्जन है भारत में ही होता है, ये अकेली ऐसी नदी है। और देखिए रावी का जो उद्गम है वो भी आपको रोहतांग दर्रे के जो उत्तर साइड वाले हिस्से से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये क्या है कि ये पाकिस्तान में ये भी चुनाव में जाके मिल जाती है। अब हम और बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं चमेरा तथा देखिए चमेरा बांध, चमेरा और थीन, ये दो चमेरा और थीन जो परियोजनाएं हैं, ये किस नदी की परियोजना है? ये रावी नदी की परियोजना है। रावी नदी की ये परियोजना है। अगर मैं क्या है कि अगर मैं महाराणा प्रताप बांध की बात करूं, क्या कि ब्यास में एक बांध बना है ब्यास नदी में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप जो बांध है, या इसको हम पौंग बांध भी बोलते हैं। जो पौंग बांध है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा ब्यास नदी पर, ये स्थित है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो इन सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। देखिए और देखिए आगे चल के ये एक डेल्टा बनाती हैं। जब ये क्या होता है कि ये वाला मैं देखिए मैप के सहारे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो देखिए ये पूरी ये अपनी जो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ये आपकी झेलम नदी है, ये आपकी चेनाब नदी है, ये आपकी रावी नदी है, ये आपकी ब्यास नदी है, और ये आपकी सतलुज। ये सतलुज नदी, ये आपकी 6 नदियां हैं। तो सिंधु इसकी जो सबसे बड़ी नदी है, और जो 5 इसकी हैं जो सहायक नदियां हैं, जिसको हम पंचनद भी हम बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं कि जो ये नदियां हैं इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम ये जानते हैं कि 1960 में क्या हुआ। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें मतलब सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में। सिंधु जो जल समझौता है हर मतलब 1960 में हुआ था। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान।
तो इन दोनों ने मिल के क्या होता है कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो उसमें हस्तक्षेप किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है इसने हस्तक्षेप किया था। तो इनके बीच समझौता ये हुआ कि जो 3 नदियां हैं, जिसमें आपकी सिंधु नदी होगी, जिसमें आपकी देखिए सिंधु, झेलम तथा चिनाब, इन जो 3 नदियों का जो 80% जो पानी है, 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 20% जो पानी है वो यूज़ करेगा भारत। तो इसको लेके है, तो जब भी कोई डैम अगर हम यहाँ पे बनाते हैं या कोई परियोजना हम चलाते हैं, तो इसी वजह से जो पाकिस्तान का विरोध है वो सामने निकल के आता है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान है बहुत विरोध भी करता है इसको लेके कि आप कोई भी परियोजना इन 3 नदियों पर नहीं बना सकते हो। और कभी कभी जब हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा भी होता है तो हम ये हमेशा बोलते हैं भारत सरकार से कि आप ये समझौता तोड़ क्यों नहीं देते हो, ये समझौता हम क्यों रखें पाकिस्तान के साथ में। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ ये रखे भी हैं तो हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि सिंधु जैसी बड़ी नदी को हम अपने साइड मोड़ पाएँ, क्योंकि इसका इतना सारा जो पानी आएगा उसको हम कहाँ डालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इतना मतलब ये थोड़ा पानी ये तो है नहीं, इसमें इतना पानी आता है कि हम लगभग पूरा जो नॉर्थ है इसमें पानी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसकी जो 3 नदियां हैं तो इसको लेके है, जिसमें सिंधु, झेलम और आपको जो चुनाव नदी आएंगी। और इसमें जो बाकी 3 नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का ऐसा हुआ था कि इसमें जो 80% पानी है वो भारत यूज़ करेगा, भारत इसमें चाहे जो कर सकता है। और लेकिन इसमें जो 20% जो पानी का हिस्सा है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, इसको लेके था। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 3 नदियां हैं ये इतनी बड़ी नदी नहीं है जितनी ये 3 ज़्यादा बड़ी नदी हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं चिनाब नदी की, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है अगर इसकी बात करूं मैं तो। अगर मैं यहाँ पे इसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो अगर मैं और बात करूँ कि इसमें जो डेल्टा है, डेल्टा किसे कहते हैं, तो इन सब के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि देखिए अब हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में। बहुत होता है, देखिए क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा, अभी हमने इन नदियों के बारे में हमने जाना। तो हाँ, जैसे ये नदी है, ये नदी मान लो यहाँ आके अगर ख़त्म हो जाती, तो क्या होता है कि ये नदी जब ऊपर से बहुत सारे मिट्टी कंकड़ ये बहा कर लाती, बहुत सारे कंकड़ अंकड़ ये सब बहा के लाती, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लगातार लाती जाती, लगातार लाती जाती, तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति एक बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। और यहाँ से इसमें जो क्या होता है कि जो धारा है, जो उस नदी की धारा है मंद पड़ जाती है इस वाले क्षेत्र तक आते आते, क्योंकि जब वहाँ पे आती है फिर मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो इसकी जो गति है कम हो जाएगी। लेकिन जो इसके अवशेष हैं, जो मिट्टी कंकड़ है वो तो बहा कर लाती है, तो इस स्थान पर आते आते इसकी जो गति है एकदम लगभग 0 हो जाती है, बहुत ही धीरे धीरे बहती है यहाँ पे। तो बहुत सारा जो इसके द्वारा लाए गए अवशोध हैं यहाँ पे, जो मतलब जो अवसाद हैं वो आके जमा हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आकृति इस टाइप की बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोला जाता है इसको। देखें अब हम इसको अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण जो नामकरण इसका दिया था वो किसने दिया था? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने इसका नाम दिया था, हेरोडोटस ने नाम दिया था। अगर मैं देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ चापाकार डेल्टा। अब हम इसके लिए एक मैप ले रहे हैं, खाली पेज ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए होता है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इसमें देखिए नील नदी का डेल्टा,
नील नदी का डेल्टा आएगा आपका। उसके बाद आपका गंगा नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा आएगा आपका। इसके बाद आपका राइन नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा आएगा। इसको वांगो नदी का दंड, वांगो नदी का डेल्टा। अगर मैं इसके बाद डैन्यूब नदी का डेल्टा, अगर मैं डैन्यूब नदी के बाद अगर मैं सोन नदी की बात करूं, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। वांगो नदी की चीन का शोक कहलाती है। चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? वांगो नदी को। इसको हम पीली नदी ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सोन नदी, अगर मैं रोम जो नदी है, अगर रोम नदी की बात करूं, ये मर्रे, मर्रे कहाँ पे बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी का डेल्टा। अगर मैं इसके बात करूं तो मेकोंग नदी, मेकोंग नदी का डेल्टा। तो ये जो नदी हैं ये ऐसे डेल्टा में, चापाकार डेल्टा में बहती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो पंजाकार डेल्टा है। मैंने आपको बोला था ना ये चापाकार डेल्टा इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक इस टाइप की आकृति बन जाती है ये। तो यहाँ पे ये एक चाप की टाइप की आकृति बन जाती है, इसे हम चापाकार डेल्टा बोला जाता है। देखिए, क्या इस प्रकार के जो इस टाइप के जो डेल्टा हैं इसका जो निर्माण है, जो बारीक कंकड़ जो होते हैं ना, उसके द्वारा, जो बारीक कंकड़ अंकड़ हैं इसके द्वारा लाए गए और उससे होता है। और क्या है कि इससे जो ऐसी जो पंजाकार डेल्टा होते हैं, इससे जो मेन, जैसे यहाँ पे जो नदी है ना, बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है इस टाइप से। फिर इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी इस टाइप से, ये इस टाइप से बढ़ जाती है। इसके बाद ये बहुत, मतलब इसकी जो धारा है बहुत मंद हो जाती है। तो इस टाइप की ये धारा हो जाती है, इसको हम पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। इसको हम इसके बारे में जो हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जो एस्चुरी या ज्वारनदमुख भी इसको बोले जाते हैं। एस्चुरी जो तीसरा होता है, एस्चुरी, एस्चुरी। एस्चुरी की बात करूं तो एस्चुरी क्या होता है? देखिए, आपने नर्मदा नदी के बारे में सुना होगा। नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, सर मैं भारत की, यहाँ से भारत है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो श्रेणियाँ मिलती हैं, एक तो ऊपर की है विंध्य और एक नीचे है सतपुड़ा। यहाँ पे है अमरकंटक। यहाँ से इसका उद्गम होता है। जब ये उद्गम होता है तो सीधी ये बहती है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक दरार में बहती है। तो जब ये सीधी बहती है तो एकदम से इसका तेज़ ढाल होने के कारण ये यहाँ पे मलबा इकट्ठा नहीं करती है, सीधी जो है अरब सागर में प्रवेश करती है। यहाँ पे इसका कोई भी इसमें डेल्टा नज़र नहीं आता। इस चीज़ को हम बोलते हैं एस्चुरी, इसको बोलते हैं जो एस्चुरी, इसको हम बोला जाता है। एस्चुरी ऐसा बोलता है कि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है, पूरा जो इसका मलबा है पूरा जो नदी में फेंकती है ये। और बहुत सारा इसमें जो मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो इसमें मुहाने में आके बनती है वो भी इसमें नहीं बनती है। इसकी ये खास बात है। इस तरीके से कौन कौन सी नदी बनाती हैं? तो मैं दुनिया की नदियों के बारे में बात करूं तो इसमें जो नर्मदा है, नर्मदा है, ताप्ती है। ताप्ती कहाँ बहती है? जस्ट नीचे अमर जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती आपको नदी मिलेगी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बाद मैकेंजी नदी,
मैकेंजी नदी आपको मिलेगी। इसके बाद जो ओडर नदी है, ओडर नदी आपको मिलेगी। उसके बाद एल्ब नदी आपको मिलेगी, जो एस्चुरी बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको सीन नदी मिलेगी। सीन नदी के बाद आपको ओब नदी मिलेगी। ओब नदी के बाद आपको हडसन मिलेगी। इसके बाद आपको जो राइन नदी है ये मिलेगी। इस टाइप के ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो मतलब जो चौथी टाइप का एक वाता है वो होते हैं रुंडित डेल्टा। अगर मैं रुंदित डेल्टा की बात करूं, देखिए जब किसी नदी को मुख्य धारा व उसकी वितरिकाओं द्वारा निक्षिप्त अवसाद सागरीय लहरों व ज्वार भाटा द्वारा बहा लिया जाता है। क्या होता है कि जैसे कोई नदी है, नदी ने यहाँ पे अपना जल गिराया तो यहाँ पे उसका जो वो है हो गया, लेकिन यहाँ से जो समुद्र है समुद्र की धारा यहाँ पे आई, इसको बहा कर ले गई। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रुंडित डेल्टा बोलते हैं। ये हमेशा ये बिगड़ते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं। हाँ, और क्या होता है ये टूटा फूटा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं, और एक इसकी कटी फटी आकृति होती है, जैसे रुंडित जो डेल्टा इसको बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी होंगी, तो इसमें जो होंग नदी ये कहाँ पड़ेगी आपकी, वियतनाम। और आपको रायो ग्रैंड नदी, रायो जो ग्रैंड नदी है ये कहाँ मिलने वाली है, ये आपको यूएसए में मिलने वाली है। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में और इसमें पढ़ेंगे कि आपका इसमें जो बचा हुआ जो सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं। तो देखिए बहुत सारे इसमें वर्डिंग होती है जियोग्राफी में कि भावर किसे कहा जाता है। भावर क्या है। अगर मैं भावर की बात करूं तो देखिए हिमालय के क्या है कि हिमालय है, एक मैप के द्वारा हम समझते हैं। यह हिमालय, ये जो पूरा है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। देखिए हिमालय के दक्षिण में पथरीली ढाल भी हैं बहुत सारी, बिल्कुल हैं, पथरीले ढाल भी हैं। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ ढाल के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या है कि ये यहाँ पे जो विंध्य और सतपुड़ा का जो पर्वत है ये भारत में एक मतलब जल विभाजक का काम करता है, क्योंकि देखिए यहाँ की जो नदी है जैसे चंबल है ऐसे जाती है, गंगा ऐसे आती है, और इसके बाद ये ऐसे जाती हैं। यहाँ की नदियाँ इस साइड से ऐसी होती जाती हैं ऐसे, और यहाँ की जो नदियाँ हैं कभी इस साइड नहीं जाती हैं, और उत्तर की नदियाँ यहाँ नहीं आती हैं, और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ऐसे जाती हैं। जितनी भी नदियाँ आपको पड़ेंगी वो सब ऐसे जाएंगी। तो ये बीच में एक जल विभाजक है, और इसका ढाल नॉर्थ साइड है, इसका जो ढाल है वो इस साइड है। यहाँ पे पड़ता है पोटवार का पठार। तो आपने कभी देखा होगा कि जो सतलुज ये सारी नदियाँ निकलती हैं नीचे साइड नहीं आती, क्योंकि जो पोटवार का जो पठार है ये ऊंचा उठा हुआ पठार है। इस वजह से जो सतलुज ब्यास ये नदियाँ हैं ये इस साइड होती हुई यहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। तो इन सब का ये कारण होता है। क्या है कि हिमालय के दक्षिण में पथरीले ढाल का क्षेत्र है जहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर गहराई की सतह के ढाल में स्थित होता है। यह क्षेत्र के जो कृषि योग्य क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है। एक होता है तराई मैदान। जो तराई मैदान जो होता है, तराई मैदान क्या होता है, जो नदियाँ भावर में अदृश्य हो जाती हैं तो भावर के दक्षिण में दृश्य होती हैं। यह दलदल भाग होता है। इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 15 से 30 किलोमीटर होता है। ठीक है। और अगर मैं खादर की बात करूं तो हिमालय से बहुत सारी जो नदियां आती हैं
और क्या है कि बांगर और तराई को पार करके आगे अपने साथ कुछ जो उपजाऊ मिट्टी है वो लाती हैं। बांगर क्या होते हैं कि जो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत मतलब तीव्र ढलान होती है, उस चीज़ को हम बोला करते हैं। तो एकदम लुप्त सी हो जाती है। क्या होता है कि जो नदी है, बहुत नदी आई, यहाँ पे आई एकदम से इसने गॉर्ज कर दिया, तो ऊपर मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी ऊपर दिखाई नहीं देता, इतनी नीचे चली जाती है। 25 मतलब 20-25 किलोमीटर की दूर पानी पर निकल आएगा। तो इस टाइप से होता है। तो ये वाला मैदान कहलाता है। तो फिर इसके जो नीचे बहुत सारे जो उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, तो इसको हम बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती है तो ये बहुत, इसको हम खादर बोलते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी लाती है अपने साथ के बहा के, उसको हम बोलते हैं खादर। ये खादर इसको बोलते हैं। अगर मैं बांगर की बात करूं, देखिए बांगर क्या होता है, खादर उपजाऊ भूमि होती है। जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है, तो इसमें जो उपजाऊपन होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और लेकिन क्या होता है कि ये खादर जो होती है ये कम उपजाऊ होती है। क्या होता है कि जैसे पहले तो उपजाऊ थी, तो ये भावर थी, खादर थी। लेकिन क्या होता है कि जो भावर मिट्टी है ऐसे ये जमा हो गई, लगातार इसमें पानी पड़ता रहा, तो इसकी जो ऊपरी परत है वो बह जाती है। इसकी भी ऊपरी परत बह गई तो यहाँ पे एकदम रेतीली सी मिट्टी बचेगी, तो इसमें बहुत कम उपजाऊ हो जाती है। बाद में ये मिट्टी जो है बंजर सी भी होने लगती है, ये होती है। एक इसमें टर्मिनोलॉजी होती है रे। रे क्या होती है, इसे पता है कलर भी बोलते हैं, इसे कलर भी बोला जाता है। क्या होता है कि जब जब कहीं पे सिंचाई जो है, जैसे जैसे आपने देखा होगा पंजाब में, पंजाब की जो क्षेत्र है वो चावल के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब वहाँ का जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप की उतनी ज़्यादा रेन नहीं होती। लेकिन वहाँ पे ट्यूबवेल की मदद से बहुत सारा जो पानी है वो निकाला जाता है। तो क्या होता है कि मतलब अगर ज़्यादा पानी अगर हो जाए, तो क्या होता है कि भूमि के ऊपर जो है नमकीन परत जैसी चढ़ जाती है, वाइट वाइट आपने देखा होगा कि वो चढ़ जाती है, तो उसे रेह कहा जाता है। वहाँ की एकदम बंजर सी भूमि हो जाती है। तो मैंने आपको बताया, अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद लाती हैं। अवसाद का मतलब होता है मिट्टी, कंकड़, पत्थर। जो यहाँ पे जो, जैसे अगर मैं सुंदरबन का डेल्टा की मैं बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या क्या आपको सबसे मिलेगा। या देखो, सुंदरबन का जो नाम पड़ा है वो वहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी जो नामक जो वहाँ पे पौधे हैं वो पाए जाएंगे। तो इस वजह से इसका नाम जो सुंदरबन पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और सबसे ज़्यादा इसका जो भाग पड़ता है वो बांग्लादेश में पड़ेगा। और जो लगभग 40% जो हिस्सा है वो भारत में है, और 60% जो हिस्सा है वो आपको पड़ेगा आपको इसमें बांग्लादेश में। और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पे आपने पहले कभी नाम सुना होगा मलमल के कपड़े। जो मलमल उगता है ना, वो सिर्फ यहीं उगता है, बाकी कहीं मलमल नहीं उगता है। इसलिए यहाँ के जो कपड़ों की कीमत है बहुत ज़्यादा है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की मैंने बात की थी ना, ये वही है। इसमें जो 3 नदियाँ हैं आपकी सिंधु, ये आपकी चनाव पड़ जाएगी, ये आपकी सतलुज पड़ेगी। ये जो 3 नदियाँ हैं, ये पाकिस्तान इसमें 80% हिस्सा रखेगा, और जो नीचे की 3 नदियां हैं इनमें भारत 80% रखेगा। ये है। तो आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन आप सबसे पहले भी ये सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा थोड़ा चैनल यार ग्रोथ करे ब्रो।